जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 11th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला 2022-23 के लिए, जिसे आप फाइनल एग्जाम कह सकते हो, टर्म टू एग्जाम कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षा कह सकते हो, ठीक है। जिसमें मॉर्निंग की यानी कि जनरल शिफ्ट की परीक्षा है आपकी 28 फरवरी की और इवनिंग शिफ्ट की परीक्षा है आपकी 1 मार्च की। तो बच्चों इस दिन के पेपर के लिए डीओई यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये डीओई की तरफ से आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए एक सैंपल पेपर यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बच्चों कि जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे इसके आपके हिस्ट्री के फाइनली एग्जाम में आने के, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरे पेपर रहेगा बच्चों, इससे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर स्टार्ट करने से पहले हम अपने पेपर के पैटर्न को समझेंगे। टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल 80 होंगे। पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ए बी सी डी और ई, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे 34, ठीक है। अब और भी चीजें ध्यान से समझिए। पेपर में सबसे पहला जो रहेगा हमारा खंड, जो खंड नंबर ए रहेगा, ठीक है। खंड नंबर जो हमारा ए रहेगा, इसमें आएंगे हमारे 1 से लेके 21 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इससे मैं आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 1 में समझा चुका हूं, ठीक है। फिर आएगा हमारा खंड नंबर बी, जिसमें 3-3 मार्क्स के टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे। और ये 3 नंबर के प्रश्न भी मैं आपको 2 मार्क्स, दूसरा ये जो पार्ट है ना ऑलरेडी जो मैं अपलोड कर चुका हूं, यानी कि इस पेपर के सॉल्यूशन के 2 पार्ट, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 ये कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एमसीक्यू और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये आपका जो सेक्शन नंबर सी है, सेक्शन डी और ई, यानी कि आपके 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन और एक 5 नंबर का मैप, इससे हम इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट नंबर 3 में। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लेना प्लेलिस्ट का, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। वहां पे एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप पार्ट 1 एंड 2 को इजीली देख पाओगे। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहाँ से समझ सकते हैं कि जनरल सेक्शन दिए हुए हैं और बाकी की जो बात है वो आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों हमारा सेक्शन नंबर ए आया था, जिसमें 1 अंक के प्रश्न थे, ठीक है, एमसीक्यू वाले। उसके बाद में फिर आया था हमारा सेक्शन नंबर जो बी था, ठीक है, सेक्शन नंबर बी, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। फिर अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आएगा सेक्शन नंबर एक सेकेंड, हाँ, सेक्शन नंबर आएगा हमारा डी, ठीक है, सॉरी सी आएगा, क्योंकि ये तो वो हो गया ना लॉन्ग आंसर वाला, डी तो स्रोत आधारित वाला हो गया, ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। प्रश्न हमारे सामने ये है कि मेसोपोटामिया में शुरुआती शहरीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, ठीक है ना। यानी कि मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण हो रहा था उसकी शुरुआती शर्तें क्या थी, कैसे हो रहा था बेसिकली, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब भी आपके हिस्ट्री में 8 नंबर का क्वेश्चन हो, जब भी आपके जियो पॉलिटिकल और मतलब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के, तो आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 लाइन की आपको एक छोटी सी भूमिका लिखनी है, जिससे कि आपके जो एग्जामिनर होगा ना, चेकर होगा, उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स जरूर देगा, ठीक है ना। तो भूमिका जरूर लिखें। उत्तर में देखिए हमने भी भूमिका लिखी हुई है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये अपनी प्रसिद्धि के लिए जानी जाती है, जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता की संपन्नता, शहरी जीवन, उसका विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या, ये सभी मेसोपोटामिया की विशेषता हैं और इन्हीं वजह से आज हम इसे जानते हैं। और इसी इसमें जो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है शहरी जीवन, तो यही है कि शहरी शुरुआती जो शहरीकरण था, इसका चरण अद्वितीय रहा। वो कैसा था, वो वही अब हम यहाँ पे समझे, ठीक है भाई। तो बेसिकली मेसोपोटामिया के जो नगर वगैरह थे, ठीक है, मेसोपोटामिया के शहर और नगर, यहाँ पे ज्यादातर बड़ी संख्या में लोग नहीं रहा करते, ठीक है। लोग बेसिकली उस स्थान पे रहा करते थे जहां पर खाद्य उत्पादन अच्छा होता था, जहां पे अन्य आर्थिक गतिविधियां अच्छी होती थी,
तब वहां पे जनसंख्या घनत्व बढ़ता था और धीरे 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 करके क्या होता था, यहाँ पे कस्बे बनने लगते थे। ठीक है ना। तो मेन जो शहर होता है जैसे दिल्ली है, दिल्ली के मेन मेन जो बेसिकली जगह होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये दिल्ली की मेन जगह है। तो ये जो कस्बे होते थे ये मेन जगह पे नहीं बल्कि उनसे हट के बसते थे। ठीक है, ये चीज है। अब जो शहरी अर्थव्यवस्था होती थी, यहाँ पे खाद्य उत्पादन तो होता ही होता था, साथ ही आर्थिक क्रियाकलाप भी होते थे। इसके अलावा व्यापार होता था, उत्पादन होता था, तरह तरह की सेवाएं जो थी ये दी जाती थी। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक और बात समझिए कि शहरीकरण में ना जो लोग ज्यादातर नगरों में रहा करते थे, ठीक है, नगरों में वे आत्मनिर्भर नहीं होते थे। जो ज्यादातर रहते थे, कुछ होते थे कुछ नहीं होते थे, लेकिन ज्यादातर नहीं होते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि नगर के लोग ज्यादातर गांव या फिर अन्य लोगों के द्वारा जो सेवाएं जो वस्तुएं उन्हें दी जाती थी ये उन्हीं पर आश्रित होते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में लेन देन होता रहता है, नगर के लोगों में भी और गांव के और कस्बों के लोगों में भी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि शुरुआती दौर में मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण था ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ था, गांव से जुड़ा हुआ था, यानी कि शहरी क्रियाकलाप शुरुआती दौर में गांव से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे आंसर देखते हैं। ये जो शहरी अर्थव्यवस्था थी इसमें सिंपल सी बात है भाई, जब लेन देन होगा तो इसका हिसाब किताब भी रखा जाएगा। तो शुरुआती दौर में इसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि भाई नुकसान हो रहा है, तो फिर और जब लेखन कला का विकास हुआ मेसोपोटामिया में तब हिसाब किताब रखना शुरू हो गया था। ठीक है। छठा क्या है कि एक सामाजिक संगठन, यानी कि देखो अब शहरी लोग हैं तो शहरी लोग बेसिकली जो विनिर्माता होते हैं यानी कि फैक्ट्री वगैरह जो लगाते हैं उद्योग छोटे मोटे, तो उन्हें अपने लिए ईंधन चाहिए होगा, धातु चाहिए होगा, विभिन्न प्रकार के पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, अन्य जरूरी चीजें भी चाहिए जो कि विभिन्न जगहों से आती थी। तो इसके लिए इसके व्यापार के लिए भंडारण की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये देखा गया कि जब ये सारी चीजें आ रही हैं तो इसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है और एक पूरा का पूरा प्रोसेस बनाया गया वितरण के लिए, संग्रहण के लिए, और इसका हिसाब किताब भी रखा गया। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती दौर में मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण है वो इस तरीके का रहा था। ठीक है भाई, हालांकि प्रश्न आपका 8 नंबर का है लेकिन मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, बस यही बहुत है। ठीक है, अपनी तरफ से आप 1-2 पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, ये आपका मेसोपोटामिया के शहरीकरण के महत्व की बात हो गई, या फिर तरीके से मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण है इसके लिए शुरुआती चरण। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला प्रश्न अथवा में जो दिया हुआ है कि मंदिर जो थे ये मेसोपोटामिया की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। बिल्कुल है भाई, क्योंकि मंदिर ही मेसोपोटामिया की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। कैसे आप ये कह सकते हो? अरे सर जी, हम तो बहुत तरीकों से कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने भूमिका तो नहीं लिखी लेकिन सीधा आंसर दिया, लेकिन आपको भूमिका लिखी। ठीक है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सबसे पहला जो एक ज्ञात मंदिर है मेसोपोटामिया का, वो एक छोटा सा देवालय, देवालय का मतलब जैसे बड़ा सा मंदिर होता है ना, उसमें जो मेन मूर्ति जहाँ पे होती है जिस प्रांगण में, उसको हम देवालय बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमें मंदिर मिला वो मात्र एक छोटा सा देवालय ही था। ठीक है, जो कि कैसा बना हुआ था, कच्ची ईंटों का। विभिन्न प्रकार के जो मंदिर थे उसमें ये देखा गया कि ये जो मंदिर है ये देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे कि और चंद्र ये देवता हो गए जो कि प्रमुख देवता माने जाते थे। और इन्नाना, बच्चों आपसे ना एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्नाना कौन है। तो इन्नाना बच्चों मेसोपोटामिया के लोगों के लिए प्रेम व युद्ध की देवी मानी जाती थी। ठीक है, तो जो हमें मंदिर मिले हैं मेसोपोटामिया से ये देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे, घर भी माने जाते थे, ये अलग अलग किस्म के बने होते थे इसलिए। ठीक है ना, जिसमें से उदयचंद्र यानी कि इन्नाना और प्रेम व युद्ध की देवी ये बातें आ जाती है, ये मुख्य देवी देवता रहे थे। ज्यादातर मंदिरों में जो देवता हुआ करते थे ये पूजा का केंद्र बिंदु माने जाते थे। ठीक है, देवता जो थे ये पूजा का केंद्र बिंदु माने जाते थे, इसीलिए लोग जो थे वो देवी देवताओं के लिए कभी कभार चढ़ावे में या फिर दान करने के लिए अन्न, दही, मछली ये वस्तुएं लाते थे और ये देवताओं के प्रति, देवियों के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते थे। तो आपको पता चल रहा है ना कि कैसे मेसोपोटामिया के लिए मंदिर उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, अब इन मंदिरों में उनके जो आराध्य देव होते थे जैसे कि उदयचंद्र हो गया या फिर आराध्य देवियां हो गई जैसे इन्नाना हो गई, तो ये सभी सैद्धांतिक रूप से खेतों के, मत्स्य क्षेत्रों के, स्थानीय लोगों के, उनके जो पशु वगैरह होते थे उनके स्वामी माने जाते हैं। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग ये मानते थे कि हमारे आराध्य देव ने ही हमें बनाया है, हमारी संस्कृति उन्हीं से जुड़ी हुई है और हर एक चीज के स्वामी वही है। ठीक है, इसलिए जब भी नया काम होता था तो सबसे पहले यहाँ पे सभी व्यक्ति आया करते। ओके, छठा देखिए क्या है कि समय आने पर जब फसल की कटाई हो जाती थी तो उपज को बांटने के लिए
या फिर उससे तेल निकालने के लिए, या फिर कई बार अनाज को पीसने के लिए, सूत काटने के लिए, ऊनी कपड़ों को बुनने के लिए मंदिर जो थे ये एक केंद्र के रूप में कार्य करने लगे। यानी कि यहाँ पर जो उपज बांटी जाती थी, जैसे होता है ना बटाई पे ले लेते हैं, फिर उपज बांटी जाती है, या फिर व्यापार किया जाता है, अनाज पीसा जाता है, काटना, कपड़ों को बुनना, ये सभी जो थे वो धीरे-धीरे क्या होने लगे, मंदिर के आसपास ही कार्य किए जाने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यवस्थापक हो गए घर परिवार के, ठीक है, व्यापारी आने लगे यहाँ पे, ठीक है, हल जोतने वाले पशु, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि, ये सभी आवंटन जब यहाँ पे होने लगा, तब ये देखा गया कि मेसोपोटामिया के मंदिर उनकी संस्कृति के साथ-साथ आर्थिक संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलाप से भी जुड़ चुके हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि मेसोपोटामिया के मंदिर जो थे वो शहरी संस्कृति के लिए या फिर संस्कृति के लिए कितने महत्वपूर्ण बन चुके थे। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आपका ये जो पहला पार्ट था बच्चों, कौन सा, मेसोपोटामिया शुरुआती शहरीकरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है और आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इंग्लिश में समझिए। व्हाट वर द नेसेसरी कंडीशंस व्हिच लीड टू द अर्ली अर्बनाइजेशन मेसोपोटामिया, क्या कंडीशंस थी भाई? तो आंसर में आप यहां से देखेंगे और बाकी के जो पार्ट है वो आप इजीली यहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना? ये रहे यहां से लेके यहां तक, ओके। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों हमारा इसमें, जो कि है टेम्पल्स वर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर, कमेंट, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है ये, कि टेम्पल वर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर। कैसे है भाई? तो ये रहे सर जी पॉइंट्स, आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन है ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर जी 8 नंबर के क्वेश्चन में तो चॉइस मिलनी चाहिए। देखिए आपका जो ऑफिशियल पेपर है उसमें आपको चॉइस नहीं दी गई, लेकिन मैं ये 100% इस बात की आपको श्योरिटी देता हूं अपनी तरफ से कि आपको आपके पेपर में यहाँ पे चॉइस जरूर मिलेगी। इन्होंने सैंपल पेपर में दी नहीं है लेकिन ये जरूर मिलती है, क्योंकि मैंने ये देखा है भाई कि जब आपके मिड टर्म के पेपर हुए थे ना तो उसमें भी चॉइस कम थी, ठीक है ना, मतलब जो इन्होंने सैंपल पेपर दिया था उसमें चॉइस कम थी, लेकिन जो आपका ऑफिशियल पेपर था उसमें आपको 2 चॉइस एक्स्ट्रा मिली हुई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए घबराना नहीं है, आपको एनुअली पेपर में यहाँ पे चॉइस मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। ओके, क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि ईसाई धर्म में वाद विवाद क्यों हुआ एवं इसके क्या परिणाम निकले। ईसाई धर्म, अब ये ईसाई धर्म, पहले तो ये समझ लीजिए कि ईसाई धर्म में वाद विवाद का मतलब क्या है। यानी कि एक ही धर्म के अंदर जब वाद विवाद होने लगता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं। अब ये क्यों हुआ और क्या इसके परिणाम निकले ये समझाना, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो हुआ यूं कि नई संस्कृति की शिक्षित, जो नई संस्कृति थी, इसके शिक्षित होने की वजह से, समृद्धशाली लोगों के द्वारा प्रशंसा करने की वजह से उसे अपनाया भी गया, लेकिन इसने नई विधा ईसाई धर्म में वाद को बढ़ाया। यानी कि शुरुआती दौर में जो नई संस्कृति अपनाई जाने लगी, पहले तो शिक्षित लोग, समृद्धशाली लोग जो थे इसे अपना रहे थे और भी बाकी लोग अपना रहे थे, लेकिन इन्होंने ये देखा कि ये संस्कृति उनके धर्म में बेसिकली इंटरफेस कर रही है, तो इसीलिए ईसाई धर्म में वाद विवाद बढ़ गया। हुआ यूं कि बहुत सारे जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो हम ईसाई धर्म को मानते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन हमें हमें जो भी हमारे अनावश्यक कर्मकांड होते हैं हमें ये त्यागने चाहिए, ठीक है ना। ईसाई धर्म के अंतर्गत जितने भी कर्मकांड होते हैं किसी भी चीज को लेके वो हमें त्यागने चाहिए, और जितने भी ईसाई लोग हैं, ठीक है ना, जिनको इस कट्टरपंथी का पता नहीं है, वे सभी अपने पुराने धार्मिक ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करें, ना कि वे लोग जो कुछ भी कह लेते हैं ईसाई धर्म के ज्ञाता बनते हैं, आपको कुछ भी कहते हैं आप उसका पालन कर लेते हैं, नहीं, आपको अपने जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं उसमें जिस तरीके से धर्म का पालन करना बताया गया आप उससे पालन करो, ठीक है ना। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया, इसीलिए ये कहा गया कि मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है, उसे अपना जीवन चलाने के लिए, अपना धर्म पालन करने के लिए किसी भी पोप, पादरी या फिर किसी भी कट्टर ईसाई की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोर हो गए, हॉलैंड के इरेम्स हो गए, इनका ये कहना था कि जो चर्च है ये एक लालची और साधारण लोगों को लूटने वाली संस्था है। कि ईसाई धर्म में जो चर्च हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थॉमस मोर और इरेम्स ये कहते हैं कि भाई ये ना एक लालची संस्था है, लोगों को लूटने वाली संस्था है। कैसे? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि पादरी जो थे
वो लोगों को बेसिकली धन ठगते थे। कैसे उनसे धन ठगते थे? ये कहते थे कि अगर किसी भी ईसाई ने धर्म में कोई भी पाप किया है तो इनके पास एक दस्तावेज होता था पाप स्वीकारोक्ति। ये दस्तावेज इन्हें इनके पापों से छुटकारा दिला देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है ना, इनकी आलोचना की, पाप स्वीकारोक्ति जो दस्तावेज है, इसकी आलोचना की गई। ठीक है ना। इसी के साथ बाइबल का जब स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लगा तो लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है। यानी कि पहले तो बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद नहीं था, लेकिन जब स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ तो जो लोग पढ़ लिख सकते थे उन्हें इस बारे में पूरा ज्ञान हुआ, उन्होंने लोगों को भी बताया। तो लोगों को ये लगा कि भाई हमारे धर्म में कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि धन लूटो लोगों से। ठीक है ना, इसीलिए कहा कि जो प्रथा हमारे धर्म में धर्म लूटने की है वो हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे ईसाई धर्म की प्रथा हो ही नहीं सकती है। ठीक है। साथ ही ये कहा गया कि चर्च ने किसानों पे बहुत भारी भारी कर लगाए हुए हैं, ये कर जो है ये सही नहीं है। ठीक है ना, और राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्य में हस्तक्षेप से नाराज थे। इस तरीके से वाद विवाद बढ़ता चला गया और इसी वाद विवाद में 1517 में एक जर्मन युवा व्यक्ति जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग, इसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा और ये कहा कि यदि किसी भी ईसाई को ईश्वर को पाना है तो उसके लिए उसे किसी पादरी की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि वो ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भक्ति रखता है तो वह अपने जीवन में ईश्वर को पा सकता है। और इसी को कहा गया प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन। तो 8 मार्क्स में, ठीक है, 8 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नामक आंदोलन कैसे विकसित हुआ तो आपको इसमें से आधा आंसर, ठीक है ना, यहां से लेके बाकी आधा आंसर और आधा आंसर बाद में बताऊंगा अगले पेपर में, वो आपको लिख देना है। ठीक है। बाकी का जो आज का पॉइंट है ईसाई धर्म में वाद विवाद क्यों हुआ और बेसिकली इसके क्या परिणाम निकले वो आप यहाँ पे इजीली, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है ना, राजा नाराज थे और बहुत सारी बातें थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे हम इंग्लिश में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वाज देयर डिबेट्स within Christianity, what were the consequences? यानी कि why was there debates within Christianity and what were consequences? तो आंसर्स क्या है, आंसर्स के बारे में आप इन पॉइंट्स को इजीली रीड इन करें या रीड आउट करें। ओके, एंड देन आपके जो बाकी के पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये जो प्रश्न है बच्चों, इसमें से एक प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक ही में समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ये है भाई कि ताइवान का लोकतंत्र में परिवर्तन एक नाटकीय मोड़ था। समझाइए कैसे, यानी कि ताइवान जो था ये पहले इसमें लोकतंत्र नहीं था, तो लोकतंत्र आया कैसे, कैसे हुआ, ये एक नाटकीय मोड़ था, ये कैसे है ये समझा। आइए समझते हैं कैसे। तो सीधा आंसर की बात करेंगे तो लिखेंगे इस तरीके से कि ताइवान जो था ये चीन का एक भाग है, लेकिन मतलब कि परंतु या लेकिन व्हाटएवर 1894-95 में जापान के साथ जब चाइना की लड़ाई हुई तो ये जो हिस्सा था, ये जगह जो थी वो किसके पास चली गई, चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी। यानी कि ताइवान 1894 से 95 के समय किसके हाथ में था बच्चों, जापान के हाथ। ठीक है, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर चियांग काइशेक 1949 में ताइवान भाग निकले, जहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की, लेकिन ज्यादा चला नहीं। और इसी के पश्चात फिर भाई जो ताइवान था यहाँ पे लोकतंत्र का रूपांतरण शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ यहाँ से समझेंगे। तो बेसिकली जो मेन आंसर है बच्चों वो आपका यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, ताइवान का लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा। यह बेसिकली जब 1975 में चियांग काइशेक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ताइवान में धीरे धीरे शुरू हुआ। 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तो लोगों को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिली और इससे वो सरकार का विरोध करना शुरू करने लगे। ठीक है, विरोधी दलों को यह कानूनी इजाजत मिल गई कि वे अब जो है वो अपनी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चुनाव वगैरह लड़ सकते हैं। तब इस प्रक्रिया ने गति बढ़ी। किस प्रक्रिया ने, ताइवान में लोकतंत्र के स्थापित होने की प्रक्रिया ने। ठीक है, पहले स्वतंत्र मतदान के लिए स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यानी कि जब 1887 में फौजी कानून हटा लिया गया, नागरिकों को थोड़ी स्वतंत्रता मिली और राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता मिली, तो यहाँ पे ये देखा गया कि हमें स्वतंत्र मतदान से
यहाँ पे क्या कराना चाहिए, बेसिकली स्वतंत्र मतदान से यहाँ पे चुनाव करवाने चाहिए। तो इसीलिए जितने भी स्थानीय ताइवानी लोग थे, उनको सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही चलते थे, इसीलिए ताइवान विभिन्न देशों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है, क्योंकि ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता था। हालांकि है तो जापान का, लेकिन माना चीन का जाता था। ठीक है, ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर हो रहा था और आवागमन कहीं अधिक उपज, कहीं अधिक सहज हो गया। यानी कि ऐसा था कि ताइवानी जो व्यापार था ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा, निवेश मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर होने लगा भूमि के रूप में। ठीक है ना, तो इसीलिए ये देखा गया कि ताइवान का व्यापार, ताइवान में निवेश और इसकी वजह से इसका आना जाना, आवागमन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से किया जाने लगा। संभवतः चीन ताइवान को अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। यानी कि वर्तमान समय में यदि ताइवान ये कहता है कि हम स्वतंत्रता के लिए कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करेंगे, तो हो सकता है चाइना इसे अपने में शामिल कर ले। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी बातें हैं कि ताइवान में लोकतंत्र का नाटकीय मोड़ कैसा रहा। ठीक है ना, कैसा रहा भाई, सिंपल सा बता देंगे कि जब 1975 में चियांग काई शेक की मृत्यु होती है, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू होती है। 1887 में फौजी कानून हटा लिया गया, तो नागरिकों को राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता मिली थोड़ी सी। इसके बाद में स्वतंत्र मतदान के द्वारा चुनावी प्रक्रिया हुई, और फिर राजनीतिक संबंध वगैरह की बात आ जाती है, और व्यापार व्यापार जो था वो थोड़ा तेजी से बढ़ा, और चाइना की बात आ जाती है, ये सारी। ठीक है भाई, आसान तरीके से समझ गए। अब इसी में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सन यत सेन और चियांग काई शेक के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई, विस्तार से समझो। ठीक है, सन यत सेन और चियांग काई शेक के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सन यात सेन के बारे में, और याद रखो सन यात सेन के बारे में 3 नंबर का प्रश्न आपसे अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि 1911 में, ठीक है 1911 में जब मांचू साम्राज्य समाप्त हुआ, तब सन यात सेन को बेसिकली सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, ये एक उनका टाइम पीरियड है कि 1866 से 1925 तक ही रहे थे। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि 1911 में जब मांचू साम्राज्य समाप्त हुआ, तो ये किसके नेतृत्व में, सन यात सेन के नेतृत्व में चाइना में बेसिकली गणतंत्र की स्थापना हुई। ये निर्विवाद रूप से आधुनिक जो चाइना है, जो आधुनिक समय हम चाइना को देखते हैं, ये उसके संस्थापक माने जाते हैं, जिनके सुधार 3 सिद्धांत के रूप में मशहूर है। कौन कौन से, सन मिन चुई। क्या मतलब है, देखो 3 सिद्धांत थे इनके, कौन कौन से, सन मिन चुई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सबसे पहला था सन यानी कि राष्ट्रवाद। इसका अर्थ है कि मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, उसे सत्ता से हटाना, और जो कि इन्होंने सफल भी कर लिया था। मिन यानी कि वे ऐसे साम्राज्यवादी जो जिन्होंने चाइना पे अपना हक जमा रखा था, उनको बाहर फेंकना, या फिर चाइना में गणतंत्र या फिर गणतंत्र की सरकार की स्थापना करना। ठीक है, चुई यानी कि समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए, इसको समाजवाद के रूप को अपनाया गया था। ठीक है, और सन यात सेन के जो विचार थे, ये एक व्यक्ति, एक राजनीतिक नेता थे, जिनका नाम था कोमिंतांग। क्या नाम था, कोमिंतांग। इनके राजनीतिक दर्शन का आधार बने, उन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। किसने, कोमिंतांग ने। ठीक है, तो शुरुआती दौर में क्या समझ में आया सन यात सेन के बारे में कि 3 सिद्धांत थे जिसकी वजह से चाइना में गणतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, अब बारी आती है चियांग काई शेक की। तो सन यात सेन की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में चियांग काई शेक कोमिंतांग के नेता बनकर उभरे। यानी कि कोमिंतांग के नेता कौन बने, चियांग काई शेक बने। और कोमिंतांग ने चियांग काई शेक ने सैन्य अभियान के जरिए वॉरलॉर्ड्स को बेसिकली उस समय स्थानीय नेता बोला जाता था, जिससे जनता छीन ली थी, वॉरलॉर्ड्स को अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर दिया, जिससे कि चाइना में लोकतंत्र और मजबूत, चाइना में गणतंत्र और मजबूत हो सके। क्योंकि ये जितने भी साम्यवादी होते थे, ये इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के रास्ते में बाधा बनते थे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यीकरण करने की भी कोशिश की। यानी कि ये जो चियांग काई शेक थे, इन्होंने क्या किया, सेक्युलर और विवेकपूर्ण
इहलौके, कन्फ्यूशियस बात की हिमायत की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि देश में सैन्यकरण भी होता रहे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने एकतावादी व्यवहार की प्रवृत्ति और महिलाओं को चार सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चार सद्गुण यानी कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चार, कम से कम चार बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को इन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। सतीत्व, रूपरंग, वाणी, काम और उनकी भूमिका के घरेलू स्तर पर देखने पर जोर दिया गया, यानी कि घरेलू स्तर पर जो महिलाएं हैं, क्या वो अपने पति से बेवफाई तो नहीं कर रही हैं, ठीक है, उनका रूप रंग कैसा है, वाणी कैसे काम करती है, क्या उनकी घर में भूमिका है, तो इसके लिए उन पे नजर रखी जाने लगी, ठीक है। और साथ ही ये भी कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की वजह से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में ये प्रक्रिया फैलने लगी, लोग जो थे वो ज्यादा शिक्षित होने लगे, नए विचारों से। साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क, ठीक है, अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया, यानी कि ये जो पूरा नाम है ना, नेता कमाल अतातुर्क, क्या नाम है, अतातुर्क, ऐसे नेताओं से अवगत कराया गया। इस कारण इसका वितरण 1926 में केवल 2000 प्रांतियां थी, और ये बढ़कर 1933 में कितनी हुई, 2 लाख प्रांतियां, ठीक है। मात्र 7 से 8 सालों में ही कितनी प्रांतियां हो गई, 2 लाख। यानी कि जब हम चियांग काय शेक की बात करेंगे तो इसमें बच्चों बहुत सारी बातें एक साथ जुड़ जाती है, ठीक है। अब वो बातें हैं कौन कौन सी, तो वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। बाकी सन्नी सिंह की बात रही जहां तक, वो तो आपने यहाँ पे देख ही लिया है, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ताइवान में लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ, यहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट, और ये रहा आपका आखिरी पॉइंट, ठीक है। फिर सन्नी सेन की बात आ जाती है तो ये आ जाएंगे आपके सारे पॉइंट। फिर चियांग काय शेक की बात आएगी तो आपके ये पॉइंट। अब बारी आती है इंग्लिश में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी वाज अ ड्रामेटिक टर्न। कैसे है भाई ड्रामेटिक टर्न, वो आप यहाँ पे इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको इजीली तरीके से समझा दिया। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश्ड इन चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ सन यत सेन एंड चियांग काय शेक। कैसे हुआ भाई, सन यत सेन के संबंध में आपको जो पॉइंट देखने वो यहाँ से मिल जाएंगे, और बाकी के जो चियांग काय शेक के बारे में देखने वो आपको यहाँ से, ठीक है भाई। इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर जो डी सी था खत्म हो गया। अब आएगा हमारा सेक्शन नंबर डी, जिसमें 100 से बेस्ड क्वेश्चन हमारे होने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न के स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये स्रोत है बेसिकली बेनेडिक्टीन मठों में जो उन्होंने बेसिकली बातें कही है उसके बारे में, जो पुस्तक है उसके नियम के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि उपयुक्त नियमों का पालन करने की अपेक्षा किससे की जाती है, तो इसका आंसर आपको सिंपल सा यहाँ पे मिल जाएगा, भिक्षुओं के लिए, ठीक है ना। तो भिक्षुओं के लिए, किसके द्वारा, भिक्षुओं के द्वारा उपयुक्त नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भिक्षुओं को कौन सी अनुमति विरले ही दी जाती थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अध्याय 6 में दिया गया है कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी दी जाती थी, लेकिन हम इसके लिए विरले शब्द उपयोग करेंगे नहीं। यहाँ पे हम कहेंगे कि किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति रखनी नहीं चाहिए थी, ये जो अधिकार था वो नहीं था, ठीक है ना। तो संपत्ति रखने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे आप एक डंडा लगा के ऐसे लिख देंगे कि बोलने की अनुमति कभी कभी दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लगता है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों से अपना खाली समय बिताने की अपेक्षा कैसे की जाती थी, तो भिक्षु और भिक्षुणी खाली समय में ज्यादातर अपना ईश्वर का ध्यान करने में बिताते थे, अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, अन्य आबादी के जो लोग थे उनको सही रास्ता दिखाते थे, उनको ईश्वर के प्रति और ज्यादा लगान जोड़ते थे, तो ये सारे लगन को जुड़वाते थे, ये सारी चीजें इसमें जाती हैं, ठीक है ना। कि कोई भी भिक्षु भिक्षुणी जो है अपना खाली समय ऐसे बिताते होंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन बिलो, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे और ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से 31.1 है कि हु वर एक्सेप्टेड द फॉलो the above mentioned rules तो by the monks which permission was rarely granted to monks permission to hold property, और ये भी आ सकता है कि permission to speak should rarely be granted, permission to speak ये भी आ सकता है, ठीक है। 31.1 है कि how do you think friars and sisters यानी कि बेसिकली जो monks वगैरह होते थे ये अपना खाली समय फ्री टाइम कैसे बेसिकली स्पेंड करते थे, कैसे स्पेंड करते थे, ये आपका आ जाता है, ठीक है।
अब 32 की बात कर लेते हैं। तो 32 में बेसिकली एक स्रोत है मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। ठीक है, अब सबसे पहला ये है कि यह स्रोत मंगोल आक्रमणों के संदर्भ में क्या सुझाता है, तो हमें ये सुझाता है कि जिन नगरों ने मंगोलों का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया, उनका प्रभाव स्वीकार नहीं किया, वहां के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जिन नगरों ने उनका प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, यही आंसर लिखना है। दूसरा ये है कि जुवैनी कौन था, तो जुवैनी जो है वो इल खानों के फारसी इतिवृत्त। ठीक है, तो जुवैनी इल खानों के फारसी इतिवृत्तकार थे। जुवैनी ने इस भारी जनहानि का हिसाब कैसे लगाया, तो जुवैनी ने इस भारी जो जनहानि था इसका हिसाब कैसे लगाया, उस बारे में आप ये 2 लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया कि जुवैनी ने बताया कि मर्व में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान ऐसे लगाया कि 13 दिन तक 1-1 लाख शव प्रतिदिन गिने जा रहे थे। तो 13 दिन में 1-1 लाख गिने जा रहे हैं, टोटल 13 लाख मारे गए इस तरीके से। तो ऐसे उसने अंदाजा लगा लिया होगा। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ मंगोल डिस्ट्रक्शन, तो क्या था, व्हाट डज सो सजेस्ट अबाउट द मंगोल इनोवेशंस basically the cities we did not accept their dominions killed the people there. Who was Zuvaini? तो जुवैनी was the president, ये आंसर है जुवैनी। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक स्रोत दिया हुआ है, स्रोत है स्रोत है बच्चों निकोलो मैकियावेली का। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम भाई अच्छे तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप कैसा है, तो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप जो है ना वो इस तरीके का है कि मैकियावेली मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं इसीलिए। ठीक है, तो वही सेम आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे सबसे शक्तिशाली उद्देश्य क्या होता है, तो मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे मुख्य कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। ठीक है ना, ये बात आ जाती है। तीसरा क्या है कि दिए गए अंश में कौन से अच्छे गुण बताए गए। ठीक है, कौन से अच्छे गुण बताए गए हमें भी बताना है। तो अच्छे अच्छे गुण यहाँ पे हम छाटेंगे अगर अच्छे से, तो एक बार मैं इसको बड़ा करूं क्या, हाँ, इसको हम अगर अच्छे से छांटते हैं, यहाँ पे जो गुण दिए गए हैं उसको, तो आप यहाँ पे पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे अच्छा जो आता है वो है हितैषी। ठीक है, प्रशंसा करने वाला, दानी, ठीक है, विश्वसनीय, दयालु, साहसी, ठीक है, पौरुषहीन व्यक्ति, ठीक है, शिष्ट, पवित्र, चालाक, लचीला और गंभीर और धार्मिक, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है इसके अच्छे गुण। तो वही गुण हमें लिख देने, सिंपल सा है, ये बातें आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख सकते हैं, आपका जो सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखेंगे तो व्हाट वाज द ट्रू नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल पर्पस बिहाइंड एवरी एक्शन ऑफ मैन, दैट इज अ सेल्फिशनेस। ठीक है, एंड उसके बाद व्हिच आर द गुड क्वालिटीज मेंशन्ड इन दी गिवन पैसेज, कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं सारी की सारी चीजें। ओके, अब आता है हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर ई, जिसमें है मानचित्र आधारित प्रश्न। 34.1 है कि इटली के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो को भरें। ठीक है, तो पहला है पादुआ, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम व वोलोग्ना। ठीक है, और 13.4.2 है कि इटली के दिए गए मानचित्र पर 1 से लेके 3 तक जो दिए गए उनके सही नाम पहचानने हैं और लिखना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं, पहले नामों को पहचानें। तो एक दिया हुआ है, 1 नंबर यहाँ पे है। ठीक है, आपका 1 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे है और 3 नंबर यहाँ पे। तो मैंने एक मैप भी लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा 1 नंबर है, ये वाला। ठीक है, 1 नंबर को अगर हम देखते हैं अच्छी तरह से, 1 नंबर आपको क्या दिखेगा, कोशिका देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, कोशिका। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 नंबर पे है कोशिका। ये वो साइंस वाले कोशिका नहीं है, ये कोशिका है बेसिकली। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आता है, हाँ वो तीसरा हो गया। फिर आता है यहाँ पे ये वाला सर्डिनिया, क्या है, सार्डिनिया। क्या बोलते हैं हम इसको, 1 नंबर वाले को, वो तो 3 का हो गया, इसको बोलते हैं सार्डिनिया। क्या बोलते हैं, सार्डिनिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया,
सर्डिनिया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देखेंगे सिसिली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? सिसिली दिया हुआ है। तो हमारा दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सिसिली। क्या हो जाएगा? दूसरा है सिसिली। ओके, अब इसी तरीके से जो हमें यहाँ पे और भरने हैं, एक है पादुआ, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम और वोल्गना। एक एक करके हम बसते हैं, पादुआ वगैरह जो भी हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है बच्चों पादुआ। यहाँ पे देखेंगे इस वाले एरिया पे आ जाता है पादुआ और वेनिस, यानी कि इसे हम कहाँ पे भरेंगे? इसे हम भर सकते हैं, अच्छा इसमें तो पादुआ और वेनिस के लिए तो मैप ही नहीं है, क्योंकि देखो पादुआ और वेनिस में कहाँ बनना है? इस एरिया पे बनना है, जो कि इस तरीके से जो शेप है ना, इसके ऊपर वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे जो ये शेप देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये तो इस तरीके से हट जाता है। अगर आप भरना चाहो तो यहाँ पे आपका पादुआ आ जाएगा और यहाँ पे जो वेनिस है वो आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले एरिया पे जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो रोम आ जाएगा, यहाँ पे रोम आ जाएगा, ठीक है। और रोम के बाद में फिर और भी जैसे है फ्लोरेंस है और बोलेनिया है, ठीक है। तो फ्लोरेंस आपका इस वाले पार्ट पे जाएगा और बोलेनिया इस वाले पार्ट। तो इस तरीके से आपका मैप यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये पादुआ है, ठीक है, ये वेनिस है, ये फ्लोरेंस है, ये बोलेनिया है और यहाँ पे ये रोम हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे पद मैंने हमने अच्छी तरीके से सारे के सारे, ओके। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से मैप समझ में आ गया होगा। बाकी मैप के लिए अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तो उन सभी को आप जरूर देखें, ठीक है। बाकी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इस तरीके से ये बने हुए, ओके। वेल 35 से 36 मिनट में हमने आपका ये पूरे का पूरे पेपर यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।